तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मोल के बारे में। तो मोल का क्या होता है तुमको, 1 मोल इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। दूसरा था तुमको एक एटम का जो मास है तुमको, जिसको एटॉमिक मास कहते हैं हम लोग, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12U था। और इसी पर जैसे था तुमको मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12 ग्राम। तो ये तुम्हारा जब 1 मोल कहते हैं, जिसका 6.02 × 10⁻23 में होता है, तो वो ग्राम से क्या आ जाता है, ये ग्राम में आ जाता है। तो इसी से जुड़ा हुआ, जैसे कि अब H2O का भी कहेंगे तो H2O के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 18U, और एक मोल एटम का जब मास कहेंगे तो 18 ग्राम। इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी बताया गया था तुम्हें, और जो कि पिछले में जो मोल कंसेप्ट का जो नहीं देखा उसको लेक्चर को देख सकता है। आज हम लोग एक देख लेते हैं, मोल से जुड़ा हुआ एक चीज है मोलर वॉल्यूम, जिसका जैसे मोल को पहले तो एक नंबर से रिलेट करते हैं हम लोग 6.02 × 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर जिसको कहते हैं। दूसरा मोल का रिलेशन जो है किसी एटम का के मास के साथ रिलेट कर सकते हैं हम लोग, जो कि उसमें ग्राम में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16U, तो ऑक्सीजन के एक मोल एटम का मास 16 ग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये मास से भी इसको रिलेट कर सकता है। इससे मोल का दूसरा हम लोग रिलेशन दे सकते हैं हम लोग किसके साथ, वॉल्यूम के साथ करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए तुम्हारा है, गैस के बारे में वॉल्यूम जो हम लोग बात कर रहे हैं जिसका मोलर वॉल्यूम, वो गैस के लिए होगा। तो गैस के लिए जैसे तुमको है कि गैस का एक इक्वेशन होता है जो काफी फेमस इक्वेशन है, जिसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो तुमको है जो आगे का जो चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, जो कि तुम्हारे क्लास 11 में ही है, आगे जा करके उसमें तो इसकी पढ़ाई होती है, डेरिवेशन होगा। तो अभी हम तुमको बता दे रहे हैं इसका, जिसका कि यूज कर सकते हो जहाँ भी जरूरत हो। PV और NRT का काफ़ी फेमस इक्वेशन है, और जो उसमें प्रूविंग वगैरह भी करेंगे उस एक चैप्टर में। तो अभी हम लोग लिखते हैं इसका फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है PV इक्वल्स टू nRT। ये तुम्हारा कहलाता है आइडियल गैस इक्वेशन होगा तुम्हें। PV, तो P जहां पर क्या हो गया आइडियल गैस इक्वेशन, P इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस, ये हो गया P क्या हो गया तुम्हारा प्रेशर ऑफ गैस। V हो गया तुम्हें वॉल्यूम ऑफ गैस, V इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस। N तुम्हारा जो हो गया क्या होगा नंबर ऑफ मोल, N हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ मोल। तो N को लिख दो नंबर ऑफ, N को नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बराबर क्या था, मास बाय एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट। मोल का मतलब क्या होगा तुम्हारा, इसमें मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा भी कह सकते हो मोल को। तो मास बाय मॉलिक्यूलर वेट मोल होता ही है। आर को कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है तुमको आर का 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसा। या हम लोग केमिस्ट्री में जनरली यूज करते हैं इसका दूसरा वैल्यू 0.083 प्रेशर, जबकि हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट इसका हो जाए प्रेशर का। वॉल्यूम को हम लोग लेते हैं लीटर में, और ये तुम्हारा पर मोल और टेम्परेचर इन केल्विन। और ये जो तुम्हारा है T क्या है इसमें, टेम्परेचर एट केल्विन, टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन, केल्विन स्केल में। तो केल्विन स्केल में डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस कर देते हैं, तो वो केल्विन में आ जाता है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए क्या करते हैं 273 प्लस करते हैं। तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन का। उससे क्या होगा, तो तुमको P हो गया, ये आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, याद कर लो PV इक्वल टू nRT। P हो गया गैस का प्रेशर,
V हो गया उसका वॉल्यूम, N हो गया नंबर ऑफ मोल, R हो गया गैस कांस्टेंट जो यूनिवर्सल गैस का यूनिवर्सली कांस्टेंट है, हर गैस के लिए इक्वल वैल्यू होता है, T इक्वल टेम्परेचर इन केल्विन। तो इसके आधार पर हम लोग चाहें तो मोल का आइडियल गैस इक्वेशन के आधार पर एक मोल गैस का वॉल्यूम, हम लोग एसटीपी एक टेम्परेचर के बारे में चर्चा किए थे कुछ लेक्चर पहले। एसटीपी का अगर कहें, एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी हो गया तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन। अब तुमको एसटीपी की चर्चा करते हैं। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री, इसको केल्विन में बदलने के लिए कितना हम लोग प्लस करते हैं, 273.15 रफली 273। तो 0 प्लस 273.15 ये क्या होगा, केल्विन हो गया ये। तो 273 ही एग्जैक्टली है, 273.15 केल्विन ये होगा तुम्हारा एसटीपी पर। स्टैंडर्ड प्रेशर किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहते हैं, या 1.013 बार या 760 mm ऑफ एचजी प्रेशर, 760, या तुमको होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये सारा यूनिट मैंने लिख दिया। तो आर का वैल्यू इसी के आधार पर तुम कर सकते हो। अब तुमको ये जो तुम्हारा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो गया, तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है तुम्हारा, तो इसको जो है इसको मिटाते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इस पर जो है आइडियल गैस इक्वेशन, और तुम्हारा क्या हो गया ये एसटीपी के बारे में चर्चा कर दिए। एसटीपी का टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, इन सबों में गैस का रिलेशन है। हम लोग अब चर्चा करते हैं मोलर वॉल्यूम की। तो मोलर वॉल्यूम का मतलब है एक मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी। तो ये मोलर वॉल्यूम तुम्हारा है, लिख लो। मोलर वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस एट STP is called molar volume, तो 1 मोल का जो वॉल्यूम हो गया तो उसको मोलर वॉल्यूम कह सकते हैं। जैसे कि अब इसको कितना होगा, PV इक्वल्स टू nRT है तुम्हारा, इस गैस इक्वेशन से निकालते हैं। प्रेशर हमने कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में देते हैं, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं इसको, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका आता है स्टैंडर्ड प्रेशर, इंटू वी, इसका वैल्यू हमें निकालना है एक मोल का, 1 मोल गैस का, और इसका वैल्यू होता है 0.083, और टेम्परेचर क्या होगा तुमको 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, या 273 या 273 1.5। तो भी इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा लीटर यूनिट में आएगा, तो दैट्स इक्वल टू 22.4 लीटर। ये तुम याद कर सकते हो। तो भी का वैल्यू कितना होगा 22.4 लीटर। इट इज कॉल्ड, तो एक मोल गैस का वॉल्यूम क्या हो गया एसटीपी, दैट इज 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम फॉर दैट इज इक्वल टू इतना। तो ये देखो मोल से भी डिरेट हो गया कि 22.4 लीटर गैस अगर रहेगा तो वह 1 मोल कंटेंट, 1 मोल उसमें उसका रहेगा, 1 मोल मॉलिक्यूल्स रहेगा एट एसटीपी। किसी दूसरे टेम्परेचर प्रेशर पर आप इसका वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जहां तक कि मतलब किसी अगर एसटीपी पर है तो 22.4 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल एट एसटीपी। तो जैसे कि इसको कह सकते हैं 1 मोल
गैस का वॉल्यूम कितना हो गया एसटीपी पर 22.4 लीटर। तो ये तुम्हारा याद रखा होगा इसका। इसके आधार पर भी हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे एक आध क्वेश्चन के द्वारा इसको देखो क्लियर करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं तो याद कर लो 1 मोल गैस का तुमका वॉल्यूम कितना हो गया एसटीपी पर 22.4 लीटर के इक्वल होता है। 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका, तो हम लोग अब निकाल सकते हैं अब क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in 560 ml of gas, 560 ml of ideal gas at STP। STP पर जब को है इसका कैलकुलेट कीजिए, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन कितना 560 ml ऑफ गैस। तो कितना का है तुमको 560 ml ऑफ गैस एट एसटीपी। तो 560 ml। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि 22.4 लीटर आइडियल गैस एट एसटीपी is equal to 1 mole, that is 6.022 into 10 power 23 molecules, 23 molecules। इसका मॉलिक्यूल्स 1 मोल के इक्वल होता है। तो 1 लीटर का क्या हो गया तुम्हारा, 1 लीटर का क्या हो गया, तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो गया तुमको 6.022 इंटू 10 पावर 23 बाय 22.4 लीटर। और इसलिए कितना कहा तुमको 560 ml है ये, तो 560 ml का यूनिट चेंज कर लेंगे। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 560 ml बाय इसको करते हैं 22.4 लीटर है इंटू 1000 इसको कर देते हैं। तो ये भी क्या आ गया ml तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो 22.4 लीटर। अब ये देखते हैं, अभी इसको चेंज कर लेते हैं यूनिट को। तो 5.6 से अगर होगा कैंसिल करेंगे तो 5.6 से 4 टाइम्स में कैंसिल होगा ये, तो 4, तो ये तुमको 100 ऊपर बच जाएगा, तो दैट इज 25 बार में पूरा कट जाता है ये 25 25 मतलब 100/4। तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुमको 100 आ जाएगा और ये नीचे 4 आ जाएगा तुमको, ये कैंसिल होकर के। तो ये तुम्हारा 4 हो गया, तुम्हारा ये 4 आ गया और हाँ ये 4 आ गया तुम्हें। तो 4 इंटू क्या हो गया तुम्हारा 4, इसके 1.5 हो गया इसका वैल्यू, 4 से इसको कर देंगे और 0 के बाद वैल्यू 10 हो गया, तो 1 पर 22 हो गया। तो तुम्हारा जो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स हो गया तुम्हारा। ये कैलकुलेशन करके देख सकते हो। तो ये 100 और 1000 में एक जीरो बचा, एक जीरो इसमें माइनस हो गया, 23 से घट के 22 हो गया, तो 1.5 तो 56 से डायरेक्टली कैंसिल कर दिए, 56 ये 5.6 से इनफैक्ट कैंसिल किए, तो आ गया तुम्हारा। तो क्या इसका फिर से समझ लो, देखो जैसे कि 22.4 लीटर के का हमने अभी तुरंत पढ़ा था कि 1 मोल होता है किसी भी गैस का, तो 1 मोल का मतलब 6.022 × 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इसलिए कितना का निकाल दिया गया, इसलिए तुमको 560 ml में कितना मॉलिक्यूल होगा निकाल दिया गया एंट्री मेथड से। तो या तो इसको पहले मोल बना लेता, मोल बनाने के क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, दूसरा तरीका था इसको बनाने का, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी बाय 22.4 लीटर। तो ये हो गया मोल हो जाएगा, ये मोल का वैल्यू होगा तुम्हारा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इक्वल टू दिस वन।
तो ठीक है, इसको लिख सकते हो। इस क्वेश्चन भी मैंने इस पे बता दिया। आज हम लोग एक नया टॉपिक और शुरू कर रहे हैं। तुम लोग जितना भी क्वेश्चंस वगैरह एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज है उससे से बनाओ, फिर एग्जाम्पलर से भी बना सकते हो, और भी जो कि तुमको इस मोल से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है, तुमको आरसी मुखर्जी का जो बुक है, भारतीय भवन से आती है बुक, वो भी, उसमें भी बहुत सा मोल के बारे में बहुत सा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी ट्राई कर सकते हो। और भी क्वेश्चन की ज़रूरत है, तुम राइट ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसमें तुमको जो जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, इन सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। और तुमको जो भी किसी भी कंसेप्ट को समझने में या किसी क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत हो रही है जिस स्टूडेंट को, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है उस ऐप पर। हमारा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी ये सब दिए हुए हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसमें लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस सारे मिल जाएंगे। एक पूरा कंप्लीट ऐप है जिसपे कि पढ़ाई की जा सकती है, किसी भी बोर्ड की हो या तुमको बोर्ड हो या जेईई मेंस, एडवांस या नीट, इन सब सभी भी एग्जाम की तैयारी की सकती है। और जाहिर है कि उसमें तुम हमसे पर्सनली कोई भी मदद दे सकते हो, जहाँ जो भी जिसमें पढ़ाई में दिक्कत हो रही हो उसमें कोई भी मदद की जाएगी। जहाँ भी आपको चाहिए, कोई कंसेप्ट को समझना या कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा हो, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, तो सारे आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग आज एक टॉपिक और पढ़ते हैं इसमें, जो कि तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड इंपीरिकल फार्मूला। तो मोल के क्वेश्चन बना लो, उसके बाद इंपीरिकल फार्मूला है, ये भी मोल पर ही डिपेंडेंट है, मोल पर ही बेस्ड है सभी। इंपीरिकल फार्मूला, द फार्मूला which relates the formula which gives simplest ratio of atoms present in a molecule is called empirical formula. Empirical formula is called empirical formula. तो ऐसा फार्मूला जो कि किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के सिंपलेस्ट रेशियो को डिनोट करता है, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल होगा तुम्हें, एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन। तो याद होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा, C2H6। अब इसका ये जो 2 एटम और 6 एटम है, इसका दोनों का रेशियो क्या है, 2:6 है। तो इंपीरिकल फार्मूला जो होगा तुम्हारा सिंपलेस्ट रेशियो होगा। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा तुमको, इंपीरिकल फार्मूला ऑफ इथेन क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो सिंपलेस्ट रेशियो C का 2:6 है, तो 2:6 क्या होगा, 1:3 में कैंसिल हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, C का 1 और H का 3, CH3 हो गया। तो इंपीरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बता दिया गया किसी एटम का। मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है तुमको C2H6O2 अगर है, C2H6O2, इसका क्या होगा इंपीरिकल फार्मूला, इसका इंपीरिकल फार्मूला हो जाएगा, इंपीरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो C2H6O2, 2:6:2, तो इसका रेशियो तो हो सकता है, C 1 हो गया, H6 है तो 3 हो गया, O का 1 हो गया, 2:6:2, इसका रेशियो हो गया 1:3:1। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इंपीरिकल फार्मूला हो गया। तो इंपीरिकल फार्मूला इस से क्या निकल सकता है, किसी का भी निकाला जा सकता है, जिसका भी गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर गिवन है तो उसका इंपीरिकल फार्मूला आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे कि इथीन है, इथीन का क्या होता है फार्मूला, इथीन का हो गया इथीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4, इथीन का C2H, तो इसका 2:4 है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है, 1:2 हो जाएगा। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा, CH2 हो गया। तो ये भी इंपीरिकल फार्मूला हो गया। तो किसी का भी इंपीरिकल फार्मूला क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, रेशियो को सिंपल करके मॉलिक्यूलर फार्मूला से आसानी से निकल जाएगा। तो इंपीरिकल फार्मूला समझ में आ गया होगा। ये जो तुम्हारा है, जो C2H4 है या C2H6 है,
तो ये नंबर ऑफ एटम है, 2 एटम कार्बन के 6 एटम हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं। और इंपिरिकल फॉर्मूला वही बताता है, उसी रेशियो को 1:3 कर दिया गया है। इसमें वैलेंसी का ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें यह है कि ये जो तुम्हारा इंपिरिकल फॉर्मूला ये वैलेंसी को कैलकुलेट नहीं करता है, और वो जो लिखे जाते हैं वैलेंसी वगैरह के आधार पर लिखे जाते हैं। नंबर ऑफ एटम कितने कंबाइन करते हैं, एक्चुअली कंपाउंड वो होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाएगा एल्कीन ग्रुप का, तो एल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला होता था क्या चीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n। तो इसमें सबका तो इंपिरिकल फॉर्मूला CH2 ही आने वाला है, n से डिवाइड करें CH2। तो पूरे एल्कीन जो है तुम्हारा, उसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आने वाला है, CH2 ही आएगा। इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इक्वल्स टू CH2, तो सब में वही रेशियो रहेगा। अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमने इंपिरिकल फार्मूला निकालने के लिए सीखा। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर परसेंटेज जो तुम्हारा गिवन हो, परसेंटेज कंपोजिशन किसी एलिमेंट का दिया हुआ है कंपाउंड का, तो उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे। या पहले परसेंटेज कंपोजिशन ही निकाल लेते हैं, फिर उससे इंपिरिकल फार्मूला बना लेते हैं। पहले परसेंटेज कंपोजिशन कर लेते हैं, देयर आफ्टर हम लोग देख लेते हैं इंपिरिकल फार्मूला परसेंटेज कंपोजिशन कैसे बनेगा। तो इंपिरिकल फार्मूला सीख गया, परसेंटेज कंपोजिशन सीखते हैं। फिर दोनों को रिलेट कर देंगे एक दूसरे से। परसेंटेज कंपोजिशन, तो खैर परसेंटेज होती है, तो परसेंटेज का काम है मैथमेटिक्स का, सिंपल मैथमेटिक्स है। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज the percentage of element, the percentage of mass of element, the percentage of mass of element present in a compound, is percentage composition of the compound। तो जितने एलिमेंट हैं उसमें, जैसे कि डिफिनेशन को खैर छोड़ो, डिफिनेशन तो खैर जो भी है, इसका समझने का मतलब ये हो गया कि जितने जो कोई एलिमेंट हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल के द्वारा ही देख लो एक क्वेश्चन। कैलकुलेट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रखते हैं, कैलकुलेट दी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2O, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2O। तो देखो इसमें क्या होगा, इसका सॉल्यूशन, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 × 1 + 16 इज इक्वल टू 18। तो 18 ग्राम में 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। इसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या निकल जाएगा, बिल्कुल बहुत आसान सा परसेंटेज का क्वेश्चन है ये। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू, तो 18 ग्राम कंटेंस 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो क्या होगा 1 में कितना होगा 2/18, इसलिए 100 में कितना हो गया, तो दैट्स इक्वल टू 100/9, तो 11.1%। तो परसेंटेज ऑफ फिर क्या होगा, ऑक्सीजन है, तो 18 ग्राम में कितना ग्राम ऑक्सीजन, देखो 16 ग्राम है, तो कितना हो गया तुम्हारा 16/18 × 100, तो 800/9, तो 80 मतलब 8, तो 80 हो गया, फिर
88.9% करीब करीब। तो ये जो परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। वाटर में कितना हो गया, 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 2 ग्राम से क्या हो गया तुम्हारा, उसका परसेंटेज निकल गया, और फिर हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल गया। तो इस तरह से क्या निकल गया तुम्हारा, इसका दोनों का परसेंटेज तुम्हारा हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2O निकल गया। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं परसेंटेज कंपोजिशन का। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। Calculate the percentage composition of NaOH. NaOH. Molecular weight of NaOH बराबर 23 + 16 + 1 बराबर 40। तो ये 40 हो गया। तो 40 ग्राम में कितना हो गया, सोडियम कितना है 23 ग्राम, तो परसेंटेज ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ Na। तो 40 ग्राम कंटेंस 23 ग्राम सोडियम, इसलिए 1 में क्या होगा 23/40, इसलिए 100 में कितना हो गया, दिस वन, ये 5 ये 2, तो 115/2 दैट इज 57.5% हो गया ये तुम्हारा सोडियम। और कौन एलिमेंट है इसमें, ऑक्सीजन है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, तो किसी भी एलिमेंट का इसमें निकाल सकते हो, जिसका सबका निकल जाएगा। तो कितने ग्राम है, 40 ग्राम में कितना है 16 ग्राम, 16 ग्राम, तो 16 1 में कितना होगा 16/40 इंटू 100, तो ये 5 ये 2 और ये 8 5 सा 40% हो गया। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 है, 40 ग्राम में 2 है, तो ये 5 और ये 2, तो ये क्या हो गया 5% हो गया। 1 ग्राम है ये 2 ग्राम नहीं है, 1 है, तो 2.5% कितना हो गया ये 2.5%। तो NaOH, तो H में 1 ग्राम है, तो 1/40 इंटू 100 2.5%। तो सबका सम करोगे देखो परसेंटेज कंपोजिशन का, तो वो 100 आ जाएगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना बिल्कुल आसान सा मैथमेटिक्स का काम था। किसी भी इतना मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, उसमें एटम का जितना मास है उसको निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाएगा। अब है परसेंटेज कंपोजिशन के आधार पर हम लोग को निकालना है कि परसेंटेज कंपोजिशन अगर गिवन है किसी कंपाउंड का, तो उसका निकालना है कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। ये क्वेश्चन है, जिसे क्वेश्चन के आधार पर देते हैं, उसी में समझ में आ जाएगा। चलो इसको नोट कर लो। तो जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं इसको अपने से भी बना सकते हो, और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के भी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। पहले एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज कंप्लीट करो। अब लगभग तुम्हारा जो है जो क्वेश्चन है तुम बना सकते हो। मोल का क्वेश्चन था, शुरुआत से स्टार्ट किया गया है, फिर एम्पिरिकल फार्मूला है, फिर नेक्स्ट जो कि है केमिकल रिएक्शन के आधार पर जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन है तुम्हें, कैलकुलेट दी empirical formula, calculate the empirical formula of compound containing 75% carbon and 25% हाइड्रोजन। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताइए। इसमें 75% कार्बन है और तो 75% कार्बन है, तो ये 100 ग्राम कंपाउंड हैज 75 ग्राम कार्बन एंड 25 ग्राम हाइड्रोजन।
एंड 25 ग्राम हाइड्रोजन। तो 100 ग्राम में 75 ग्राम कौन है? कार्बन है, और 25 ग्राम हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या निकल जाएगा? मोल ऑफ क्या निकल जाएगा? कार्बन। तो मोल क्या हो जाएगा कार्बन का? तो मतलब मोल जो रेशियो होता है तुम्हारा, ये जो रेशियो है तुम्हारा, जो कि हम लोग लिखते हैं कोई भी कंपाउंड जैसे C2H6 का, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये 2:6 एटम का रेशियो है, या 20:2 क्या हो जाए C या CH3 कहते हैं, तो 1:3 है, ये नंबर ऑफ एटम्स है, तो ये मोल भी हो जाएगा, क्योंकि सेम जैसे 1:3 है, तो कोई 10:30 भी कर सकता है, इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेगा 20:60, या तो उसी ढंग से कोई 6.02 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या कर सकता है? इसका 1 मोल तो इसका 3 मोल। तो ये जो रेशियो होते हैं जो एटम किसी भी इंपिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला में, वो किसके रेशियो होते हैं? एटम्स के रेशियो हैं, या फिर वो किसके रेशियो हो जाएंगे? मोल के। तो जाहिर है कि इसको मोल का रेशियो अगर समझें तो मोल, तो जाहिर है कि ये मास के रेशियो नहीं होते। तो इसका जो हमारा 75 और 25 है, ये मास का रेशियो, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल में। अगर हम मास को तो हम लोग मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे से मोल का रेशियो आ जाएगा, तो मोल का रेशियो आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? बन जाएगा इंपिरिकल फार्मूला। तो इसको देखो इससे बना लेते हैं तुरंत। तो क्या ध्यान रखना है? मोल निकालना, 75 ग्राम में कार्बन का मोल निकाल लेंगे, फिर हाइड्रोजन का 25 ग्राम में मोल होगा, दोनों का रेशियो कर देंगे, तो उस कार्बन का मोल का रेशियो और हाइड्रोजन के मोल का रेशियो आ जाए, तो एटम का रेशियो भी वही होगा। तो इसका निकाल लेते हैं। मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा? मास बाय एटॉमिक मास 75/12, 75/12 दैट इज इक्वल टू 25/4। तो फिर है तुमको मोल ऑफ, अब निकाल लेते हैं हाइड्रोजन, मोल ऑफ अब निकाल लेते हैं हाइड्रोजन, बराबर हो गया 25/1 दैट्स इक्वल टू 25 मोल हो गया। रेशियो ऑफ मोल ऑफ C/H इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? ऊपर आ गया है तुमको 25/4 इज टू 25। तो इसको सिंपल रेशियो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 25 से डिवाइड कर देते हैं दोनों में, तो ये हो जाएगा 1/4 इज टू 1। तो इसको होल नंबर बनाना, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, सिंपल रेशियो। तो इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा तुम्हारा? इंपिरिकल जो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया तुम्हारा, इंपिरिकल फार्मूला का जो मतलब वही सिंपलेस्ट रेशियो होता था, इज इक्वल टू कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 4, तो CH4। जैसे इसे क्वेश्चन में अगर दे देते, जैसे कि इंपिरिकल फार्मूला तुम्हारा तो हो गया, अब तुमको जैसे दिया गया, इसका जो इंपिरिकल फार्मूला तुम्हारा निकल गया, अब तुमको दिया हुआ है, मान लेते हैं कि इफ कंपाउंड हैज, इसी क्वेश्चन में अगर बढ़ा दें, इफ द कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 16, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन हो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? देखो जैसे कि यहां इंपिरिकल फार्मूला तुम्हारा आया, तो इंपिरिकल फार्मूला क्या आ गया? CH4। तो इंपिरिकल फार्मूला का मास क्या आ जाएगा? इंपिरिकल फार्मूला वेट इज इक्वल टू क्या होगा? 12 + 1 × 4 इक्वल टू 16। तो 16 आ गया, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी तुम्हें 16 दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में ये ऐड कर दिए, तो क्वेश्चन एक नया कर दिए, इसका क्वेश्चन 16 है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ाए, इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ा दे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो अगर तुम्हारा देख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपिरिकल फार्मूला मात्र दोनों तो सेम हो रहा है, तो इसका मतलब जो फैक्टर जैसे क्या करना पड़ता था, इंपिरिकल फार्मूला में मेरा जैसे CH3 है, तो इसका होल 2 करेंगे तो C2H6 हो जाता था जैसे इथेन का। तो या तो इसी मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ से 1 से भी करना पड़ता है, 2 से 3 से 4 से 5 से, तो ये पता करना ये कितना फैक्टर से करना है। तो ये फैक्टर जो भी होगा, तो ये फैक्टर किसके इक्वल होगा? ये फैक्टर इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपिरिकल फार्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा? मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपिरिकल फार्मूला वेट के बराबर होगा, इंपिरिकल फार्मूला वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना? 16/16 दैट्स इक्वल टू 1। तो इंपिरिकल फार्मूला वेट से डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला को, तो इसका जो तुम्हारा जो मोल हो गया दैट इज 1 आ गया फैक्टर। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा तुम्हारा? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू
CH4 ही रह गया, CH4 में 1 से गुना किया तो CH4 मॉलिक्यूलर फार्मूला रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ तुम्हें किसी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है तो हम इंपेरिकल फार्मूला से क्या बना सकते हैं, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बना सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ ऐड कर दिया। पहले इंपेरिकल फार्मूला निकालने के लिए क्या करोगे, इंपेरिकल फार्मूला में क्या करोगे, जिसका परसेंटेज दिया हुआ है एलिमेंट का, परसेंटेज जिसका दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन में 75%, जैसे यहाँ दिया हुआ था 25%, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको इस परसेंटेज को, ये परसेंटेज बाय मास है, हम लोग को इसको बदलना था परसेंटेज बाय एटम या परसेंटेज बाय मोल। तो इसको हम लोगों ने क्या बदला, परसेंटेज मोल बदलना था। तो 100 ग्राम में करीब करीब 75 ग्राम कार्बन है, 25 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 75 ग्राम में कितने मोल हो गए, 75 बाय 12 मोल हो गए। और हाइड्रोजन का कितना मोल हो गया, 25 बाय 1, उसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिए। फिर उस मोल को रेशियो को हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में करना था। तो सिंपलेस्ट रेशियो में करने के लिए क्या किया हमने, उसको 25 से 25 बाय 4 आ गया, उसको कैंसिल करके कार्बन का, और इसका 25 आया, तो 25 से हमने डिवाइड कर दिया पहले, और 25 से डिवाइड करने के बाद फिर क्या कर दिया हमने, उसको जो है अब फिर 4 से हमने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि उसका रेशियो 1:4 है, इंपेरिकल फार्मूला का CH4। अब इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर वेट अगर तुमको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट भी 16 है, इंपेरिकल फार्मूला वेट का भी 12 + 1 × 4 16 आ गया, तो उससे क्या निकलेगा, फैक्टर कितना से मल्टीप्लाई करना, पता चलेगा फैक्टर एक ही है, दोनों चूंकि वेट बराबर हो गया। अगर वेट डबल होता 2 से मल्टीप्लाई C2H8 हो जाता, 3 से अगर होता C3H12 हो जाता। इस तरह जितना फैक्टर आएगा उतना से मल्टीप्लाई कर दिए, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। कुछ क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन कुछ में देता वेपर डेंसिटी लिखता है एक टर्म, तो वेपर डेंसिटी तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 होता है। एक तुमको मैं लिख देता हूं, तुमको जो ध्यान रखोगे, वेपर डेंसिटी अगर कभी दे दिया किसी क्वेश्चन में, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 होता है। ये मतलब कि वेपर डेंसिटी अगर किसी क्वेश्चन में दे दे तो वो मॉलिक्यूलर वेट का आधा होता है। तो अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा भी देता है। वेपर डेंसिटी में किसके रिलेटिव में होता है, हाइड्रोजन के रिलेटिव में, इसलिए उसका 2 से डिवाइड किया हुआ रहता है। तो मॉलिक्यूलर वेट वगैरह इस से निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट की मदद से क्या निकल जाएगा तुम्हारा, इसका वैल्यू निकल सकता है। तो इसको वेपर डेंसिटी से भी इसका क्वेश्चन को बना सकते हो। वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो उससे मॉलिक्यूलर वेट निकालने में मदद करता है। वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। और जाहिर है कि और अगर मॉलिक्यूलर वेट ही दे दिया तो उससे क्या पता करना होता है, हमको फैक्टर पता करना होता है। और इसके आधार पर और फिर से इस बात को ध्यान दिलाते हैं, बहुत से क्वेश्चन में, बहुत सी किताब में जैसे टेबल बना के दिया हुआ रहता है, जैसे एक आध क्वेश्चन और बताते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो जो रेशियो होता है मेनली मोल का रेशियो होता है। आफ्टर ऑल मोल हम लोग निकालने जानते हैं, तो हम लोग बिल्कुल किसी प्रोसेस को याद करने के बजाय सिंपल समझेंगे कि पहले क्या चीज का रेशियो निकालना है, हमको मोल का रेशियो निकालने पे जाना है। तो मोल निकालने के लिए क्या करना होगा, मोल निकालने के लिए मास बाय एटॉमिक मास करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है ही एटम का हमको, तो परसेंटेज मतलब 100 ग्राम में लेके चलेंगे तो वो उसका मास भी हो जाएगा, और उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करते चले जाएंगे। उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके उसका रेशियो को सिंपल कर लेंगे, बस इंपेरिकल फार्मूला निकल जाएगा। और इंपेरिकल फार्मूला के बाद इंपेरिकल फार्मूला मास निकाल लीजिए उससे, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसके आधार पर क्या निकालिए, फैक्टर पता कीजिए, और फैक्टर के आधार पर उतना मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला पता कर लीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन जैसे देते हैं इसी में, जो तुम्हारा एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसी को देते हैं। देखो जैसे कि है तुम्हारा क्वेश्चन है, Fe का है अगर 70% के अराउंड में, और ऑक्सीजन बच गया बाकी 30%, तो इसका फार्मूला क्या होगा इस क्वेश्चन में, इसका इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए व्हाट। तो Fe का है तुम्हारा, तो देखो Fe का 100 ग्राम अगर हम लेके चलेंगे तो उसमें 70 ग्राम तो Fe का होगा। तो 100 ग्राम के स्केल पे चलें तो 100 ग्राम में क्या हो गया, 100 ग्राम में Fe हो गया 70 ग्राम, Fe 70 ग्राम और ऑक्सीजन 30 ग्राम। तो इसी में 100 के स्केल पर ही मोल का रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो ऑफ, डायरेक्टली लिखते हैं, रेशियो ऑफ मोल ऑफ Fe इज टू O। तो Fe का क्या होगा, 70/56 हो गया, एटॉमिक मास होता है Fe का, और इसका रेशियो क्या होगा 30/60। तो इसका होगा, तुम्हें कैंसिल करोगे तो 70 10/8 हो गया, दैट इज 10/8, दैट इज 5/4, ये 5/4 हो गया। इसको डिवाइड करते हैं 30 बाय क्या है तुम्हें 16, तो ये हो गया 15/8, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, 15/8 है। तो ये होगा तुम्हारा, और जाहिर है कि ये तुम्हारा अब जो है 5/4 है, 16/8 है। तो 4 से या तो तुम 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये जैसे 4 यहाँ 8 है और यहाँ
4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे कि ये नीचे क्या हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा, ये भी समाप्त हो जाएगा। एलसीएम के बराबर एक ढंग से कर दिए, या तुम्हें कर दो 1/5/4, तो 5 × 2 हो जाएगा, ये 5 × 8/4 कर दिया हमने। आज टू क्या होगा तुम्हारा 15/8 × 8, दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो निकालना है हमको, तो 5 × 2 हो गया, दैट इज 10 हो गया, 10 क्या हो गया, ये 15 हो गया ये। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, 2:3, तो ये जो इसका रेशियो हो गया, सिंपलिस्ट क्या हो गया तुम्हारा, तो इंपेरिकल फार्मूला निकल गया मेरा, इंपेरिकल फार्मूला इक्वल्स टू Fe2O3 इंपेरिकल फार्मूला। अब जाहिर है कि इसमें मॉलिक्यूलर वेट तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट भी पूछा जा रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको वैलेंसी के आधार पर भी देख करके मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको अनुमान लगा सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, जो कि Fe2 में दिख रहा है, और Fe की वैलेंसी 2 और 3 होती है, तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो ये जाहिर है वैलेंसी के आधार पर तो क्या लग रहा है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लग रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला अकॉर्डिंग टू वैलेंसी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ऑल्सो टू, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू Fe2O3, क्योंकि इसका वैलेंसी देखो ऑक्सीजन का 2 और Fe का 3 होता ही है, तो इसका वैलेंसी के मुताबिक क्या लग रहा है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका इंपेरिकल फार्मूला से अगर बिना मॉलिक्यूलर वेट का भी हम लोग वैलेंसी का ध्यान रखें तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट क्वेश्चन में जो कि डायरेक्ट जैसे ऑक्साइड वगैरह है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना मॉलिक्यूलर वेट नहीं भी दिया हुआ तो हम क्या निकाल सकते हैं उसको हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो ये जैसे Fe2O3 था तुम्हारा, तो इसको वैलेंसी के आधार पर इसको क्या कर दिया गया, प्रिडिक्ट कर दिया गया, वैलेंसी Fe का 2 होता है तो Fe2 है ही, और Fe का 2 और 3 होता है फेरस-फेरिक, तो जाहिर है कि ये इसका मतलब फेरिक ऑक्साइड है, तो जाहिर है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी Fe2O3 ही होगा। ये तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। तो इसके आधार पर तुम इंपेरिकल फार्मूला निकालने में क्या ध्यान रखना है आपको, किसी प्रोसेस को फॉलो करने के बजाय मैथमेटिक्स में सिंपल सा क्या करना है, उसको मोल का रेशियो होता है, तो 100 ग्राम के स्केल पे जाइए, उसका मोल निकाल लीजिए, मास बाय एटॉमिक मास, और उसका फिर रेशियो निकालना है। कुछ समय दिक्कत अगर रेशियो निकालने में हो तो एक करते हैं कि सबसे जो छोटा वाला है वो जो पहले पॉइंट में सबको बदल लीजिए, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो सबसे छोटा वाला जो पॉइंट में आया उससे सबको डिवाइड कर दीजिए, तो छोटा वाला तो 1 बन जाएगा। अब बाकी उसके बाद किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सबको इंटीजर बनाने का क्या करिए, कोशिश कीजिए, और तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला निकल जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस में अगर दिक्कत हो रहे हैं तो राइसोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमसे जो है संपर्क कर सकते हो, जहां भी दिक्कत है उसको प्रॉब्लम, कोई लाइव क्लास हो या तुमको डाउट क्लास हो या तुमको पर्सनल कंटेक्ट या पर्सनल किसी को और पर्सनल ट्यूशन की जरूरत है या किसी को पर्सनल हेल्प लेना है, तो हमसे संपर्क कर सकते हो उस ऐप के माध्यम से। और जितने भी क्वेश्चंस हैं तुम एनसीईआरटी बुक से पहले बनाने की कोशिश करो, फिर अगले लेक्चर में हम लोग परसेंटेज जो कि तुम्हारा केमिकल कॉम्बिनेशन जो है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन के आधार पर कैसे किसका अमाउंट तय होता है, जैसे कोई रिएक्शन होता है तो उसमें कितने अमाउंट किसका प्रोडक्ट का बनेगा, कितना अमाउंट रिएक्टेंट का खर्च होगा, तो ये सब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिएक्शन कहते हैं, जिसको स्टिचियोमेट्री, इडियोमेट्री, इन सबों के आधार पर हम लोग नाम से भी जानते हैं, तो उसकी चर्चा होगी। तो कुछ क्वेश्चंस तुमको इस पे जो है परसेंटेज कॉम्बिनेशन इन सब का बना सकते हो। देयर आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन दैट इज स्टिचियोमेट्री, इडियोमेट्री, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है। मोल का इस ढंग से मोल पर ही सारा बेस्ड होता है, तो मोल का तुम लोग जितना भी होगा मोल के और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, जो मैंने कहा कि तुमको आरसी मुखर्जी की बुक में भारतीय वन का उसमें भी मिल जाता है, तुम आकर राष्ट्रीय ऐप पर भी तुम बना सकते हो, और जो भी दिक्कत हो कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ लेक्चर समाप्त कर रहे हैं।